सो हेलो पीपल, दिस इज चैनल सी टी वी एंड इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो नोट्स है पर्टिकुलर फैकल्टी है, अच्छी रिनोन फैकल्टी है, इन्होंने क्या किया है कि सारे फॉर्मूलेस एक जगह पुट करके रखे हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इनके वीडियोस में भी अवेलेबल हो जाएगा। इसके थ्रू क्या है, हम जो है क्वेश्चंस को समझते हैं। ठीक है, जितने हमको लग रहे हैं क्वेश्चन, इसके थ्रू हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बॉन्ड वैल्यूएशन की बात आती है तो बॉन्ड वैल्यूएशन के कुछ फॉर्मूलेस हैं, हम देख लेते हैं कि उसका रेलेवेंट इम्पैक्ट पीएम में, रेलेवेंट चीज़ पीएम में कहाँ दे के रखी। क्योंकि हो सकता है कि ये फॉर्मूले जैसे पढ़ के आपको रिलेटेबल नहीं लगे, बट हमको वो एंड में करना ही है, तो पीएम में हम पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट तरीके से। तो जब जैसे बोला गया है कि वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में, तो बॉन्ड में क्या है, सर ने क्या बताया कि वैल्यूएशन जो है पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू होती है। ठीक है, फ्यूचर कैश फ्लोज जो इंटरेस्ट के रूप में आते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है रिडेम्पशन वैल्यू में जो पैसा आता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो इस बेसिस से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है कि जो नॉमिनल वैल्यू है 10% बॉन्ड जो कंपनी ने इशू करा है 100 रुपये पे, बॉन्ड रिडीमेबल है 110 पे, तो चलो रिडेम्पशन वैल्यू 110 है एट द एंड ऑफ ईयर 5। ठीक है, अब डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इफ द रिक्वायर्ड यील्ड इज 5%, 5.1, 10 और 10.1। ठीक है, 5, 5.1, 10, 10.1 देखेंगे, करेंगे इसको। पर नॉमिनल वैल्यू 10% बाउंड है, इंटरेस्ट कितना है देखा जाए। इंटरेस्ट तो 10 रुपीज़ मिल रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, 5th ईयर के एंड पे 110 रुपये मिल रहे हैं। डिस्काउंटिंग करेंगे इधर, तो इधर रियलाइज यील्ड हमारा 5% है, तो डिस्काउंटिंग उससे करेंगे, रियलाइज यील्ड से या रिक्वायर्ड यील्ड से हम उसको डिस्काउंट करेंगे। चलो ठीक है, डिस्काउंट करा, वैल्यू आ गई। इधर भी डिस्काउंट करा, वैल्यू आ गई। फिर तीसरा 10% से डिस्काउंट करा तो वैल्यू आ गई, और जो है 10.1 से हमने डिस्काउंट करा तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई। सी कैश फ्लो लेंगे तो 10% बॉन्ड लेंगे, और डिस्काउंटिंग करेंगे तो 5, 5.1, 10, 10.1 वैसे हमने डिस्काउंटिंग करी। देखो 5, 5.1, 10, 10.1 ऐसे हमने डिस्काउंटिंग करी, प्रेजेंट वैल्यू आई। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करना था, सिर्फ हमको बॉन्ड की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, हमने बॉन्ड की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ये चलो हमारा एक पोर्शन हो गया। सो अब यील्ड है, तो करंट यील्ड और रियलाइज यील्ड। ठीक है, तो करंट यील्ड जो हमने पढ़ा है वो इंटरेस्ट अपॉन मार्केट प्राइस, यील्ड हमेशा मार्केट प्राइस पे निकलता है। रियलाइज यील्ड में पर्टिकुलर ये फॉर्मूला दे के रखा है। ठीक है, इसके स्पेसिफिक क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। एक्सेल इस्पात लिमिटेड ने इशू करा है 14% का नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है 14% का जनवरी में। डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100 और करंटली ट्रेड कर रहा है, देखो मार्केट में भी करंटली ट्रेड कर रहा है 90 पे। इंटरेस्ट ऑन दीज एनसीडी विल बी पेड थ्रू पोस्ट डेटेड चेक्स। ठीक है, तो हम तो पीडीसी से चेक पे कर देंगे जून 30 और दिसंबर 31 में। इंटरेस्ट पेमेंट जो है पहले 3 साल के पे करेंगे एडवांस में, थ्रू पे विल बी पेड इन एडवांस थ्रू पोस्ट डेटेड चेक। वाइल जो 2 ईयर है, वाइल जो लास्ट 2 ईयर है उसमें क्या बोला है कि पोस्ट डेटेड चेक विल बी इशू एट 3rd ईयर। 1 सेकेंड, इंटरेस्ट पेमेंट फर्स्ट 3 ईयर के पे करेंगे एडवांस में पीडीसी से। While for the last 2 PDC will be issued at the 3rd year। ओके, तो लास्ट 2 ईयर के लिए पीडीसी इशू कर देंगे तीसरे साल में। बॉन्ड तो रिडीमेबल है पार पे 31/3/11 में एट द एंड ऑफ 5 ईयर, तो 8, 9, 10, 11। ठीक है ना, तो ये जनवरी 7, जनवरी 8, 11 दिसंबर 7, 8, 9, 10, 11 जैसे करते हुए 5 साल हो जाएंगे। अब हमसे तो करंट यील्ड पूछा है इसने, करंट यील्ड एंड वाईटीएम। ठीक है, तो ये तीनों जो है चीज़ें हमें इसमें फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो करंट यील्ड में क्या बोल के रखा है, इंटरेस्ट अपॉन प्राइस। तो इंटरेस्ट अपन देख लेते हैं, इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट तो दिख रहा है 14%, पर टैक्सेशन रेट देख लेते हैं, टैक्सेशन रेट कितना है। टैक्सेशन रेट तो कुछ दे के नहीं रखा है। ठीक है, ऐसे केस में आप क्या करें। अब सी इधर जो इंटरेस्ट दे के रखा है ये 14% तो पर एनम है ना, जो पर एनम है, हमको तो 6 मंथ का निकालना है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट एडजस्टेड बाय टाइम, तो ठीक है, तो इंटरेस्ट एडजस्टेड बाय टाइम था। ठीक है, तो हमें जो इंटरेस्ट है बाकायदा हमने जो है इंटरेस्ट साथ लिया, 90 से डिवाइड किया, ये 6 महीने का है, इसको 12 महीने का निकाला, कैलकुलेट करा, ये हमारा करंट यील्ड आ गया, इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्राइस। ठीक है, अब वाईटीएम है, अब वाईटीएम पता करना है। अब वाईटीएम में तो तरीका इन्होंने एक ये देख रखा है, आरवी प्लस एनपी और आरवी जो है क्या करते हैं, इंटरेस्ट जो हमको पैसा आया, ठीक है, रिडेम्पशन वैल्यू में से प्रीमियम माइनस करो, तो सॉरी प्राइस माइनस करो, तो जितने ज़्यादा पे आप रिडीम कर रहे हो तो डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द डिबेंचर, और फिर आरवी प्लस जो है पी डिवाइड बाय 2 होता है।
तो ये जो है इसकी इक्वेशन इन्होंने बना के रखी, ये इक्वेशन से निकाला है। मतलब सिंपल सी बात है, देखो ये तो अप्रॉक्सीमेट मेथड होती है, पर एक्यूरेट मेथड हमारी आईआरआर टेक्निक होती है। अब आईआरआर टेक्निक से इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया यील्ड टू मैच्योरिटी। अब इन्होंने अप्रॉक्सीमेट मेथड यूज़ नहीं करके आईआरआर टेक्निक करा। तो इसमें क्या करा, लेट डिस्काउंट कैश फ्लो यूजिंग 2 डिस्काउंट रेट 7.5 और 9% के डिस्काउंट रेट से जो इन्होंने कैश फ्लो को डिस्काउंट किया। ठीक है, हमको निकालना क्या है, YTM निकालना है ना। चलो समझते हैं, हमने डिस्काउंटिंग किया 7.5 एंड 9 से। कैश फ्लोज कितने हैं, तो आउटफ्लो तो 90 है अभी, क्योंकि 90 में परचेस करेंगे तो आउटफ्लो 90 है। कैश फ्लोज होंगे 107 बाद में मिलेगा, 7.5 और 9। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू निकाली। अब इंटरपोलेशन फॉर्मूला, क्योंकि हमको कितना जब पे जाना है, हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि इन्होंने क्या किया है, बाकायदा जो है ये पूरा कैलकुलेशन है। अगर आप इसका टोटल करोगे, देखो इसकी जो वैल्यू आ रही है, इनफ्लोज की वैल्यू आ रही है 96.56, ये 90 है तो ये हो गया हमारा 6560। यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू इतने डिस्काउंट, ऐसी डिस्काउंटिंग करना कि वो मार्केट प्राइस से जो इनफ्लोज है वो मार्केट प्राइस के इक्वल हो जाए। तो डिस्काउंटिंग ऐसी करना है कि इनफ्लोज जो है वो मार्केट प्राइस से मैच हो जाए। तो मार्केट प्राइस से 90 दे के रखा है। ठीक है, ये 90 दे के रखा है, कैसे पता चला मार्केट प्राइस 90 दे के रखा है, इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये करंट मार्केट प्राइस हो गया तुम्हारा 90। ठीक है, अब जो है इन्होंने कैश फ्लोज कैलकुलेट करा, अब इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगा के YTM निकाल लिया 8.54%। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, YTM निकाल लिया, अपन ने भी YTM समझ लिया। कैलकुलेशन ड्यूरेशन ऑफ NCD, ड्यूरेशन में हमने क्या पढ़ा था, ड्यूरेशन क्या होता है, ड्यूरेशन ये होता है कि उसमें निकाली जाती है प्रेजेंट वैल्यू ITM के रेट पे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है ड्यूरेशन ऑफ NCD निकालना है। ठीक है, हम ड्यूरेशन ऑफ NCD निकालते हैं। ड्यूरेशन ऑफ NCD के लिए हमको समझना पड़ेगा कि 7 साल कितने साल का है, ये 10 साल का है। तो जो भी इनफ्लोज है उसको प्रेजेंट वैल्यू हमने करा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये प्रेजेंट वैल्यू करा। ठीक है, अभी हमने प्रेजेंट वैल्यू करा। अब देखो क्या किया इन्होंने, प्रेजेंट वैल्यू निकाला, तो 7 का कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकाला। अब वो जो है प्रपोर्शन ऑफ NCD वैल्यू जो आप ये कर रहे हो, ये NCD का कितना प्रपोर्शन है, तो 6.447 अगर देखा जाए तो 90 का ये 0.07 प्रपोर्शन है। ऐसे करते समय आपने प्रपोर्शंस निकाले, जब आपने प्रपोर्शन निकाले सबके, तो आपने क्या करा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो करा, बाकायदा इसको आपने प्रपोर्शन करा। ठीक है, इसका आपने प्रपोर्शन करा, बाकायदा आपने प्रपोर्शन करा। ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, इसका हम कैसे प्रपोर्शन करें, तो 6.447 90 का कितना प्रपोर्शन आता है, आपने बाकायदा प्रपोर्शन किया। अब इस प्रपोर्शन को आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर लिया, प्रपोर्शन ऑफ NCD को आपने टाइम से मल्टीप्लाई करा, वैसे ही इसको आपने टाइम से मल्टीप्लाई किया। तो यही बोल के रखा है कि आपने प्रपोर्शन को टाइम से मल्टीप्लाई करा, और इस तरीके से जो है आपका क्यूमुलेटिव जो है प्रपोर्शन को टाइम से मल्टीप्लाई करने के बाद 5.4260। ठीक है, जब भी आपने जो है प्रपोर्शन निकाला प्रेजेंट वैल्यू का, आपने बाकायदा प्रपोर्शन निकाला, जैसे कि 3.941 है, 3.941 है, डिवाइड बाय हम करेंगे 90, तो 3.941 डिवाइड बाय हम करेंगे 90, तो आया 0.438। ये प्रपोर्शन जो है इसको आप टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे जो आएगी ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन आपकी आ जाएगी टोटल मिला के। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि प्रपोर्शन, ये क्यूमुलेटिव तो चलेगा ही चलेगा, साथ में क्यूमुलेटिव चलेगा। और ठीक है, क्यूमुलेटिव इन द सेंस कि क्यूमुलेटिव नहीं, 0.717 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये से 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इस तरीके से ये कैलकुलेट होगा। ये कैलकुलेट होने के बाद आपका ड्यूरेशन आएगा एट द एंड जो है हमारा टोटल में, हम टोटल में ड्यूरेशन आएगा 743654। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन आएगा। ठीक है, और 743654 हाफ ईयर से है, 7.3654 हाफ ईयर से, क्योंकि आपके जो कैश फ्लो है वो भी हाफ ईयर्स के हैं। तो इस तरीके से जो आपका ड्यूरेशन है 7.3654 हाफ ईयर से, जैसे करते हुए आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपका टोटल आ जाएगा। और आप ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन डिवाइड बाई 2 कर देना, ड्यूरेशन आ जाएगा। रही बात आती है रियलाइज्ड यील्ड की, तो रियलाइज यील्ड क्या होता है, समीशन इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू। तो वही था कि इंटरेस्ट था, ठीक है, इंटरेस्ट था 10 टाइम्स आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 5 साल का था तो 10 टाइम्स आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, रिडेम्पशन वैल्यू 100 है। और क्या करा है इसका कैलकुलेशन, ये आपको 10 टाइम्स इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, और 100 है। इसका जो है 1+R ये रियलाइज यील्ड है, मतलब कि आपको ऐसे डिस्काउंटिंग करना है कि वो 90 के इक्वल हो जाए, राइट। तो अब इधर जो रिडेम्पशन है, इसे बोला है कि एज्यूमिंग दैट इंटरमीडिएट कूपन पेमेंट आर नॉट अवेलेबल फॉर री इन्वेस्टमेंट, अगर ये री इन्वेस्टमेंट नहीं होता है
अगर ये री इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो आपको रियलाइज यील्ड कैलकुलेट करना है। अब सिंस प्रीमियम पे तो रिडेम्पशन कर नहीं रहे हैं, पार पे ही रिडेम्पशन हो रहा है इसका, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है और हमें रियलाइज यील्ड निकालना है। यील्ड निकालना है तो बाकायदा मार्केट प्राइस आएगा 7 × 10 जो भी हमारा इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, साथ ही साथ जो 100, ठीक है, इसकी रिडेम्पशन वैल्यू पार पे हो रही है इसकी। अब बात यह है कि इधर 107 इसलिए लिया क्योंकि 10वें साल का इंटरेस्ट है, साथ ही साथ 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने रियलाइज यील्ड कैलकुलेट किया। तो रियलाइज यील्ड क्या होता है कि इंटरेस्ट रहता है और रिडेम्पशन वैल्यू रहती है, ऐसी डिस्काउंटिंग करो कि 90 के इक्वल में आ जाए, ठीक है। हमने वो कैलकुलेट कर लिया। रही बात इधर ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन में भी इधर जो डिस्काउंटिंग है, इधर डिस्काउंट रेट हमको पता नहीं है, हमको वो रील रेट निकालना है जब 90 के इक्वल हो। अब इस केस में जो है, तो इधर जो है हमारा ड्यूरेशन था, इधर तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था बाकायदा, हमारे कैश फ्लोज थे 5 साल के कैश फ्लो थे, मतलब 10 कैश फ्लो थे, और हमने जो है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते 1/1.0854, ठीक है, इक्वल टू करा और 7 से उसको मल्टीप्लाई किया तो 6.447 आया, ठीक है। अब रही बात आती है कि वो इंटरपोलेशन फॉर्मूले से हमने जो है करंट यील्ड भी हमने निकाला बाकायदा। करंट यील्ड में क्या था, करंट यील्ड और रियलाइज यील्ड में क्या है, करंट यील्ड में 60/90 करा आपने, और फिर जो आपने एक ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। यील्ड है, आपको इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पर एनम इशू होगा, बाकायदा आपने ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ठीक, आपने ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 60/90, वो आपने ईयरली कर लिया। अब इधर भी जो है इन्होंने ऐसी डिस्काउंटिंग करी है कि जहाँ पे जो इनफ्लोज है वो आउटफ्लो के या मार्केट प्राइस के इक्वल हो जाए, और मार्केट प्राइस के इक्वल हो जाए, इस तरीके से इन्होंने इधर कैलकुलेशन करा। ओके, तो यही था हमारा कि रियलाइज यील्ड में भी यही था। अब जो है हम फॉरवर्ड रेट देख लेते हैं एक बार। तो सिंस हमने ड्यूरेशन वाला कैलकुलेशन कर लिया है, ठीक है, ड्यूरेशन वाला कैलकुलेशन के बाद एक फॉरवर्ड रेट का है, हम एक बार फॉरवर्ड रेट भी समझ लेते हैं कि ABC लिमिटेड ने इशू करे 9%, ठीक है, क्या करा है इधर, ABC लिमिटेड ने इशू करे है 9% 5 ईयर बॉन्ड। चलो, तो इधर जो है ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि ABC लिमिटेड ने इशू करे 9% 5 ईयर के बॉन्ड, ठीक है, तो 5 साल के बॉन्ड इशू करे हैं 1000 के ईच, हैविंग मैच्योरिटी 3 साल, हैविंग मैच्योरिटी, तो 5 ईयर बॉन्ड ईच हैविंग मैच्योरिटी 3 ईयर, 9% 5 ईयर बॉन्ड हैविंग मैच्योरिटी 3 ईयर, प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% फॉर 1 ईयर 10 ईयर, ठीक है। तो बॉन्ड कितने के है, 5 ईयर बॉन्ड है, 9% 5 ईयर बॉन्ड है, ठीक है, मैच्योरिटी 3 ईयर है मैच्योरिटी 3 ईयर, प्रेजेंट इंटरेस्ट जो है वो 12% है, वो 1 ईयर का 10 ईयर है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज गोइंग टू बी फॉल बाय 75 बेसिस पॉइंट, 75 बेसिस पॉइंट मतलब 0.75%। इसको लग रहा है कि फॉरवर्ड रेट जो है वो फॉल होगा 75 बेसिस पॉइंट से, एंड फर्दर 50 बेसिस पॉइंट से फॉर एवरी नेक्स्ट ईयर इन फर्दर इन द सेम 10 ईयर। बॉन्ड की बीटा वैल्यू 1.02 है, ठीक है, और पॉपुलर इन मार्केट है क्योंकि क्रेडिट रिस्क कम है। जो आती बात इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब एक तरीके से वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इधर इंट्रिंसिक वैल्यू ईजी है, ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी क्या है इसमें, इंट्रिंसिक और इसमें जो है फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने पता करा। फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भैया, फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि भैया पहले 12% है, 12% के बाद 75 बेसिस पॉइंट कम हो जाएगा, 0.75% कम हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है तीसरे साल में 0.75 और कम हो जाएगा, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट हम निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। अब यू क्या होता है कि 1.012 का होल स्क्वायर कर लेते हैं अगर हमको दूसरे ईयर को डिस्काउंट करना है, 0 ईयर पे लाना है तो। बट इधर हमको समझना पड़ेगा कि अब यही अगर हम बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया और मैच्योरिटी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी, तो ऐसे करके हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया, मतलब कि हम वैल्यूएशन को इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड प्राइस, वो इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर हमने बीटा वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्सपेक्टेड प्राइस आ जाएगा। तो बॉन्ड की प्राइस क्या होती है कि इंट्रिंसिक वैल्यू को बीटा से मल्टीप्लाई कर लो, ओके, ठीक है। लिख लेते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू को बीटा वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो, तो ठीक है, हमने ये कैलकुलेट कर लिया। सिक्योरिटी वैल्यूएशन इसे हमने देख लिया, मैकॉलेज ड्यूरेशन हमने कर लिया, मॉडिफाइड ड्यूरेशन देख लिया हमने, इम्यूनाइजेशन देख लेते हैं। तो इधर जैसे आया हमारा अगला क्वेश्चन एक और है कि इशू करा न्यू सीरीज ऑफ बॉन्ड, और 1 जनवरी 2010 बॉन्ड सोल्ड करा पार पे, तो 1 जनवरी 10 है, बॉन्ड सोल्ड करा पार पे तो 1000 है, कूपन रेट आपका 10% है, ठीक है, और मैच्योर होगा
वो होगा 31 दिसंबर 25, मतलब 15 साल का। ठीक है, ये 15 साल का है। इनफैक्ट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो ये 16 साल हो रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, कूपन पेमेंट तो सेमी एनुअली होगा जून 30 और दिसंबर 31 को। अज्यूम दैट यू परचेज एन आउटस्टैंडिंग एमपी लिमिटेड बॉन्ड ऑन एक, देखो इशू करा है जनवरी में, परचेस कर रहे हो आउटस्टैंडिंग 1 मार्च में, जब इंटरेस्ट रेट 12% था। कूपन रेट है 10%, इंटरेस्ट रेट 12% है, सेमी एनुअली का पेमेंट है। मार्च में मैंने परचेस करा, कंपनी ने इशू करा 1/10 को। YTM निकालना है। YTM क्या है? YTM एज ऑन 1 जनवरी 2010। तो ये तो करंट यील्ड पूछ रहा है, क्या है ये? तो क्या है? इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्राइस जो भी है। तो ओरिजिनल YTM क्या है? सिंस द बॉन्ड सोल्ड एट पार। अब बॉन्ड पार पे सोल्ड हुआ है, तो बॉन्ड सोल्ड हुआ है पार पे, तो जो है इसका मार्केट वैल्यू क्या है? तो ओरिजिनल वो जो है हमारा ओरिजिनल YTM, बॉन्ड पार पे सोल्ड हुआ है, तो ओरिजिनल YTM 10%, मतलब कि ओरिजिनल YTM 10% इन द सेंस कि कूपन रेट हमारा 10 है। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल हमारा 1000 है। ठीक है, तो बॉन्ड सोल्ड एट पार, बॉन्ड पार पे सोल्ड हो रहा है, तो यूँ होता है कि YTM जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें जो है 100 डिवाइड बाय 1000, मतलब कि इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल, अगर बॉन्ड पार पे सोल्ड हो रहा है तो। सी, अब देखो बॉन्ड का हमको अगर प्राइस निकालना रहता है तो हम बॉन्ड का प्राइस तो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो से निकालते हैं। ठीक है, अब बॉन्ड का यील्ड निकालना है तो यील्ड का बाकायदा फॉर्मूला है, IRR है और करंट यील्ड है। बॉन्ड का ड्यूरेशन निकालना है तो मैकॉलेस ड्यूरेशन है, उससे हम करते हैं। ठीक है, तो इधर तो हमको YTM निकालना है एज ऑन, तो इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल किया क्योंकि बॉन्ड पार पे सोल्ड हो रहा था। ठीक है, अब बात करिए हमसे, व्हाट अमाउंट शुड यू पे टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। व्हाट अमाउंट यू शुड पे टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना है तो क्या अमाउंट आप पे करोगे? ऑन दैट अमाउंट हाउ मच शुड बी द एक्रूड इंटरेस्ट, हाउ मच वुड रिप्रेजेंट बॉन्ड बेसिक वैल्यू। तो आप जो अमाउंट पे करोगे टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, ऑफ दैट अमाउंट हाउ मच शुड बी द एक्रूड इंटरेस्ट, उसमें से जो आपने पेमेंट करा है, ठीक है, जो आप पे करोगे उसमें से जो अमाउंट है उसमें से कितना जो है एक्रूड इंटरेस्ट है, ठीक है, वो कितना बेसिक वैल्यू को शो करेगा। ठीक है, अगर सिंपल सी बात है प्राइस ऑफ द बॉन्ड की अगर हम बात करें, तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, इसमें जो है कूपन रेट 10 है, सेमी एनुअली है। ठीक है, सेमी एनुअली है और हमको जो है 10% कूपन रेट है। हाँ, जहाँ पे तो 100 हो गया, सेमी एनुअली तो 50 हो जाएगा। डिस्काउंट रेट है, डिस्काउंट रेट क्या लेंगे? वो इंटरेस्ट रेट जैसे 12 है तो उसको कर देंगे 6। ठीक है, और प्राइस ऑफ द बॉन्ड एज ऑन 1 जुलाई 2018। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 जुलाई 2018 पे इसकी प्राइस निकालेंगे। प्राइस ऑफ द बॉन्ड एज ऑन 1 जुलाई 2018। बॉन्ड तो इशू हो गए थे, बॉन्ड तो इशू हो गए थे 1/10 को, 1 जनवरी 10 को। ठीक है, और परचेज करा है आउटस्टैंडिंग MP लिमिटेड बॉन्ड 1 मार्च 2018 को परचेज करा है। ठीक है, तो देखा जाए तो मार्च के बाद, ठीक है, एज्यूम दैट यू परचेज द आउटस्टैंडिंग, ठीक है, 1 मार्च 18 में आपने, मार्च के बाद अब इंटरेस्ट सबसे पहले आएगा, कब आएगा? इंटरेस्ट आएगा 1 सेकेंड, इंटरेस्ट आएगा 30 जून और 1 दिसंबर को, तो इंटरेस्ट आएगा 1 जुलाई अपन मानते हैं। तो अगर अपन देखें तो 1 जुलाई 18, ये जुलाई का आया, फिर दिसंबर, ठीक है, तो 18 के तो 2 हो गए, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो हो गए हमारे 7, ये भी 2 मतलब 14, और ये 2 16, मतलब 16 बार इंटरेस्ट हमको आने वाला है। 16 बार नहीं, इधर आने जो वाला है वो 15 बार आने वाला है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड हमको 1 जुलाई पे निकाल रहे हैं, तो 1 जुलाई का इंटरेस्ट थोड़ी ना रहेगा, हम तो 31 दिसंबर से आ रहे हैं इधर। ठीक है, तो 1 जुलाई पे आए तो 31 दिसंबर से जो इंटरेस्ट मिल रहा है 15 बार, और साथ ही साथ जो है ये पार पे सोल्ड हो रहा है, तो इसलिए जो है इसका डिस्काउंटिंग हमने करी। ठीक है, 1000 प्राइस ऑफ द बॉन्ड हमने निकाला। ठीक है, प्रेजेंट फ्यूचर कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू। अब 902.60 तो आया, और क्या लिखा हुआ है, एज्यूम दैट यू परचेज एन आउटस्टैंडिंग MP बॉन्ड। तो आपने 1 मार्च को परचेज करा, मतलब कि देखा जाए तो आपको जुलाई का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो सामने वाला अगर आपको दे रहा है तो आपको जो है जुलाई का इंटरेस्ट मिलेगा, जो टोटल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड
902 प्लस 50 इंटरेस्ट, अभी 952 आया। पर समझो टोटल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ऑन द नेक्स्ट, ये 952.60 आया। पर जो हम परचेज डेट की बात करें, तो परचेज डेट की बात करें, इधर जो बॉन्ड है, इधर जो है हमें 2 महीने का, मतलब अगर हम देखें तो 6 महीने का है, और हमें जो है मार्च अप्रैल मई जून, ये 4 महीने का डिस्काउंटिंग करनी है। 4 महीने की डिस्काउंटिंग करनी है, मतलब कि ये तो 6 महीने का है और 4 महीने की करनी है, तो आएगा 2/3। ठीक है, तो हमने जो है ये 6 महीने का करा, और हमें 4 महीने का फैक्टर निकालना है। 4 महीने का फैक्टर निकालना है तो 2/3 करना पड़ेगा। 4 महीने डिवाइड बाय 6 महीने, तो आया हमारा 2/3। ठीक है, तो 952.60 को वो डिस्काउंटिंग करी तो 916.40 आया। तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड एज ऑन 1 जुलाई, देखो सिंपल सी बात है, बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू करते हैं ना, तो एज ऑन 1 जुलाई तो हमने आगे का तो प्रेजेंट वैल्यू कर दिया, अभी का भी तो जोड़ो। ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकाला हमने, टोटल वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकाला, परचेज डेट पे इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, परचेज डेट पे जो वैल्यू आई वो 916.40 है। ठीक है, अल्टरनेटिवली ये तो रहने ही दो कि 952.60 है, तो 952.60 है, इसकी तो डिस्काउंटिंग करनी है, तो यही तो है। ओके, या तो पावर में 2/3 कर लो, राइट, या तो पावर में 2/3 कर लो, या तो आपने 2/3 को ऐसे मल्टीप्लाई करके डिस्काउंटिंग करा। ठीक है, ओके, ये अल्टरनेटिवली ये भी चलेगा। ठीक है, सो पावर में 2/3 कर लो या ऐसे कर लो, राइट। तो आया हमारी जो वैल्यू आई 915.36, द अमाउंट टू बी पेड टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन 915.36 आउट ऑफ दिस अमाउंट। अब इस अमाउंट में से कितना इंटरेस्ट का होगा, तो समझो 50। ठीक है, अब इसमें जो है 4%, 50 डिवाइड बाई 1.04, 48.07 मतलब 48.08, क्योंकि ये जब आप डिस्काउंट कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट का भी तो पोर्शन का डिस्काउंट कर रहे हो, तो ये एक्रूड इंटरेस्ट है। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब कि इंटरेस्ट की हमने एडवांस में बुकिंग कर ली, एंड 867.88 बॉन्ड की बेसिक वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक्रूड इंटरेस्ट बुक हो गया। तो ये जो हमने कैलकुलेशन करा, ठीक है, हमने कैलकुलेशन कर लिया। इम्यूनाइजेशन का कंसेप्ट है, इम्यूनाइजेशन एक बार देख लेते हैं। देखो, अब पॉइंट ये आता है कि जो है हमने सिक्योरिटी एनालिसिस वैल्यूएशन में वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड करा। ठीक है, ये बॉन्ड करा, फॉरवर्ड रेट, मैकॉलेज ड्यूरेशन, ये सब देखा। कुछ पॉइंटर्स है जो हमको समझना जरूरी है, इसके लिए हम नोट्स की तरफ मूव करते हैं। इसके पहले अब हम जो है वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स एक बार देख लेते हैं फटाफट। तो वैल्यूएशन ऑफ अगर इक्विटी शेयर्स है तो गॉर्डन फॉर्मूला है, सबसे पहले गॉर्डन फॉर्मूला देख लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी हम पढ़ रहे हैं, तो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी में जो है सबसे पहले तो हम पर्टिकुलर गॉर्डन मॉडल है, वॉल्टर मॉडल है, वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल हम देख लेते हैं। ठीक है, वॉल्टर मॉडल को कैसे बोलना है, वॉल्टर मॉडल ऐसा है कि हम जब वैल्यूएशन निकालते हैं उसमें डिविडेंड प्लस अगर इंटेंसिक अगर हमने रिटेन करा, उसमें जो रिटर्न है, रिटर्न ज़्यादा रिटर्न है, रिटर्न जो है अगर ज़्यादा है तो जो ऐसे केस में जो है बाकायदा डिविडेंड नहीं बटेगा और रिटेन अर्निंग ही होगी। तो यही है कि डिविडेंड प्लस RA डिवाइड बाय RC, अर्निंग माइनस डिविडेंड। तो अर्निंग में से डिविडेंड माइनस करो, मल्टीप्लाई बाय RA डिवाइड बाय RC प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय RC हो जाएगा। समझो क्या बोलना चाह रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन रेट। अब RA RC क्या होता है, RA RC को अगर हम देखें तो RA मतलब होता है R, इसको IRR बोल सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी बोल सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, और RC को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन, KE KC ऐसा बोल सकते हैं। तो RA को क्या बोलते हैं, R, IRR, ROE, ROI ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग है। RA जो होता है ना, जैसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, या अपन बोल सकते हैं कि ये रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर रिटर्न है। ठीक है, और ये कैपिटलाइजेशन रेट है। ठीक है, ये कैपिटलाइजेशन रेट है। ठीक है, तो जब भी हमको लग रहा है कि RA ज़्यादा है और तो हम जो है ऑप्टिमम पे आउट तो वही होगा कि आप डिविडेंड नहीं बांटो, तो उसे कैसे वैल्यू ज़्यादा रहेगी। और जब RA कम है तो भैया आप कुछ भी करो। ठीक है, आप RA कम है तो ऐसे केस में आप डिविडेंड बांटो तो पे आउट उसका वैल्यू ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये साहू है, 6 रुपीज़ पर शेयर है, कैपिटलाइजेशन रेट 10 है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, देखो ROI मतलब ये रिटेन अर्निंग का पार्ट है, और 30% पे आउट रेशो है। तो व्हाट विद द प्राइस पर शेयर अगर 30% पे आउट रेशो, कैपिटलाइजेशन रेट दे के रखा है, तो हमने क्या किया कि 6 करा, 6 प्लस सबसे पहले जो है
0.20 डिवाइड बाय 0.10, ये हमने करा। अर्निंग में से डिविडेंड हमने माइनस किया, अर्निंग है 6, उसमें से डिविडेंड हमने माइनस किया, तो 6 माइनस 1.8, ठीक है। तो 6 माइनस 1.8, तो ये आया क्या, 4.2 है। तो हमने क्या किया कि 6 है, 6 में से जो है अर्निंग में से डिविडेंड माइनस किया, डिविडेंड 30% है, तो 6 में से डिविडेंड माइनस किया तो वो हमने 30% माइनस किया, अब 4.2 है। 4.2 हमने जो आया हमारा जो है अर्निंग माइनस डिविडेंड है। अब ये जो 4.2 है, ठीक है, ये जो है हमारा रिटेंड है, तो मल्टीप्लाई बाय 0.20, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 0.20, ठीक है, बिकॉज वो रिटर्न अर्निंग पे इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 0.10, ठीक है, ये 8.4 है, प्लस हमने डिविडेंड ऐड किया 6, 14.4 डिवाइड बाय 0.10, एक तरीके से जो है हमारी वैल्यू आई 144। ओके, इधर गड़बड़ हो गई, क्या बोला कि इधर 1.8 है, 1 सेकेंड, डिविडेंड नहीं था ये 6 डिविडेंड नहीं था, ये 6 को डिविडेंड ले लिया, 6 का जो है 30% डिविडेंड पे आउट रेशो है, ठीक है। तो अर्निंग में से डिविडेंड माइनस करोगे तो बचा हुआ रिटर्न रहेगा, तो हमको 1.8 लेना था, ठीक है। मतलब कि ये तो पूरा अच्छे से कैलकुलेट हुआ, +6 नहीं करते हुए प्लस 1.8 करना था, होल डिवाइड बाय 0.10 करा, तो आपने जो है बाकायदा वैल्यूएशन निकाल लिया वॉल्टर मॉडल से। तो वॉल्टर मॉडल हो गया। रही बात आती है गॉर्डन की, तो गॉर्डन वाला देख ले। चलो, गॉर्डन वाला मेथड है, तो गॉर्डन वाला मेथड में ये क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या बोल के रखा सर ने कि d1/ke-g ये एक वैल्यू करने का तरीका है, ठीक है। तो गॉर्डन मॉडल है d1/ke-g। चलो देखते हैं d1 कैसे निकालते हैं, ke-g ये सब कैसे निकलता है। d1 है तो d1 इज इक्वल टू d0 1 + g, ये d1 हो जाता है, g इंटू rb g इज इक्वल टू r इंटू b, ये होता है। के बकायदा जो के है, तो के का CAPM मॉडल है, ठीक है। अब हम समझते हैं गॉर्डन मॉडल में क्या बोल के रखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स रेट, रिटेंशन रेशियो, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटलाइजेशन रेट दे के रखा है। चलो, कैपिटलाइजेशन रेट है मतलब हमको के दे के रखा है, हम निकाल लेंगे 12%, ठीक है। तो d1/ke-g होता है, तो के निकाल लिया, ये हमको ये निकल गया। जी के लिए BR जरूरी है, जी के लिए BR जरूरी है, तो बी क्या है हमारा, रिटेंशन रेशियो 0.40 और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो 0.4 × 15, तो ये हमारा जी आया 6%, ठीक है। D1, ठीक है, तो डिविडेंड है, तो क्या बोल रहे हैं D1, ठीक है, तो डिविडेंड है, या तो डिविडेंड दे के रखे या तो अर्निंग में से हम रिटेंशन वाला माइनस करें तो डिविडेंड वाला पोर्शन आ जाएगा। तो देखो इधर अगर हम देखें तो अर्निंग क्या है, अर्निंग पर शेयर कितनी है, अर्निंग पर शेयर हमारी है 1.5 करोड़। अब 1.5 करोड़ कैसे अर्निंग है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2.5 है, उसमें से अपन ने 40% माइनस किया, ये हमारा अर्निंग आया 1.5 आया। तो अर्निंग है टैक्स के काटने के बाद, अब उसमें से 1 - b मतलब रिटेंशन रेशियो हमने माइनस किया तो 60% आया, तो अर्निंग में से जो है 1.5 का 0.60 करा तो हमारा आया जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो अर्निंग है, ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर या तो हम ऐसा कर लेते हैं कि अर्निंग पर शेयर निकाल लेते हैं। टोटल हमारा जब 1.5 करोड़ आया डिवाइड बाय 50 लाख आया, तो अर्निंग पर शेयर है हमारा 3 में से रिटेंशन रेशियो हमने माइनस किया तो आया हमारा डिविडेंड वाला पोर्शन। डिविडेंड वाला पोर्शन है उसमें से के में से के माइनस बी आर, तो के ई माइनस जी, ठीक है। तो जो हमारा के ई है वो है हमारा कैपिटलाइजेशन रेट 12 और जी हमारा 6% है। तो इस तरीके से जो वैल्यूएशन आया वो वैल्यूएशन 30 आया। तो रिटेंशन रेशियो क्या बोल के रखा है इन डेसिमल और ROI इन होल नंबर। सी BR जब निकालते हैं तो ध्यान दो क्या बोल रहे हैं कि रिटेंशन रेशियो जो होता है वो डेसिमल में होता है और रिटर्न जो होता है ROI जो होता है वो होल नंबर में होता है, इसलिए हमको ग्रोथ रेट मिलती है। जब ग्रोथ रेट मिलती है, ठीक है, तो उसको हम अगेन डेसिमल में पुट करते हैं, ठीक है। तो 0.12 डिवाइड बाय 0.06 इस तरीके से हमको देखना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि हमारा ये भी गॉर्डन मॉडल ही है, तो d1/ke-g, ठीक है, तो d1/ke-g। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि सी, तो इसमें भी वही है कि आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना, कुछ इतना खास नहीं था इसमें। तो हमने गॉर्डन मॉडल देख लिया, हमने वॉल्टर मॉडल एक बार देख लिया,
हमने समझ लिया कि क्या कैसे निकाला जाता है। जैसे रिटेंशन रेशियो है, तो रिटेंशन रेशियो का एक फॉर्मूला इधर बोल के रखा है, जैसे कि अर्निंग पर शेयर में से आप डिविडेंड माइनस करो तो वो उतना आपका रिटेन होगा, रिटेन डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, तो आपका ये अर्निंग हो जाएगा, ये रिटेंशन रेशियो आ जाएगा 0.75, जिसको हम रेशियो में लेंगे तो 0.75, और ROI को हम होल में लेंगे तो इस तरीके से हमारा ग्रोथ आएगा। ठीक है, वॉल्टर भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने वॉल्टर और गॉर्डन के जो है हमने क्वेश्चन देखे। फर्म वैल्यू है तो डेप्ट वैल्यू, प्रेफरेंस वैल्यू, इक्विटी वैल्यू, ये तो ठीक है। फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म FCFF, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि वो पैट में से हम जो है ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट 1 - 3 ऐड करते हैं। इंक्रीज हो रहा है फिक्स्ड एसेट में तो हमारा कैश जाएगा, और इंक्रीज हो रहा है वर्किंग कैपिटल में तो कैश जाएगा, तो वो माइनस होता है। ठीक है, तो ये है। FCFE में अपन जो है इंटरेस्ट ऐड नहीं करते, बाकी सब ऐड करते हैं FCFE में। और अर्निंग यील्ड मेथड में जैसे कि D1/RE - G होता है, KE - G, तो अर्निंग यील्ड में E1/KE - G होता है। तो हम वापस आते हैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन पे। बाकी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पूछ रहे हैं तो वो तो हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से जो है अब ये सब जो है बायबैक, ये तो लंबा जाएगा। जो कवर हो सकता था 30 मिनट में, जो भी फटाफट इजी जो चीज़ें थी वो इजी चीज़ें ओवर करवा दी है। एक बार देख लेना, कोई भी ज़रा सी भी हेल्प मिले आपको इस वीडियो से तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। कुछ नोट्स में कुछ रेलेवेंट पॉइंट है, एक बार वो रेलेवेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जैसे कि पोर्टफोलियो के रिटर्न में क्या है कि आपका जब एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेड मतलब खुद का रहता है, एक्सपेक्टेड मतलब क्या है कि एज एन इंडिविजुअल मेरा पर्सनल है वो। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा है, मार्केट में उसको इतना भाव नहीं मिलता, पर मेरे को लगता है कि यार ये बढ़िया आदमी है, रिटर्न ज़्यादा है, दोस्त बना लो उसको, गो लॉन्ग, उसको ले लो, अपने साइड ले लो, परचेस कर लो। अब दूसरा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। अब वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड ये अपन पोर्टफोलियो में देखते थे। जब वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड की बात आती है, जब वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड कि हम निकालनी प्राइस निकालनी हमको, तो P0 इज लेस देन IV0। अब क्या होता है कि जो आपका P0 होता है वो IV0 से कम है, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि जब हम उसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से आधी से जब हम डिस्काउंट करते हैं, इन्वेस्टर के साथ ये होना चाहिए, आपका P0 जो है उसका प्राइस कम है, बॉन्ड का प्राइस कम है, ये होना चाहिए इससे कम है, सस्ता है, बॉन्ड अंडर प्राइस है, लॉन्ग में ले लो। तो IV0 एक तरीके से उम्मीद, इन्वेस्टर ये उम्मीद करता है, और P0 क्या है, ये एक्चुअल है, देखो इतना मिल रहा है तो परचेस कर लो। P0 और IV0 को और थोड़ा सा अपन समझते हैं। P0 उसी बॉन्ड का रिटर्न, और ठीक है IV0 में क्या होता है कि सिमिलर बॉन्ड की बात करें ना, हमने सिमिलर बॉन्ड को डिस्काउंट किया है, तो सिमिलर बॉन्ड का यील्ड, ठीक है वो, और P0 होता है उसी बॉन्ड का रिटर्न। ठीक है, एक ये चीज़ थी। तो यील्ड क्या होता है हमारा, जो IV0 एक तरीके से, तो IV0 क्या है कि सिमिलर बॉन्ड पे इतना यील्ड है, तो ये यील्ड जो होता है वो अपॉर्चुनिटी होती है हमारी, और रिटर्न जो होता है वो कंपनी बेसिस पे रहता है। यील्ड हमारी अपॉर्चुनिटी है कि यार इतना हम ले सकते हैं और कितना हमको मिल रहा है, ऐसा। तो जो रिटर्न है वो P0 पे निकलता है, और यील्ड जो है वो IV0 पे। बॉन्ड अपन बात करें, एक तो परपेचुइटी, प्लेन वैनिला। परपेचुइटी मतलब आगे तो मिलना ही मिलना है, एक ही वैल्यू कांस्टेंट अमाउंट पे हमको इतना ही इनफ्लो आने वाला है, तो A/I है, ये परपेचुइटी। प्लेन वैनिला में डिस्काउंटिंग कैश फ्लो, इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे निकालो, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू A/I से होता है। ठीक है, तो परपेचुइटी में इंट्रिंसिक वैल्यू A/I से होता है। कुछ रिटर्न है, कंटिन्यूस रिटर्न है, तो कंटिन्यूस रिटर्न फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करो, और जो करंट यील्ड है ये मार्केट वैल्यू पे आप कैलकुलेट करो। तो करंट यील्ड वो YTM भी हो जाता है, मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट करो, एक स्टेप डीपर आप YTM भी जा सकते हो। अब करंट यील्ड क्या होता है, देखो करंट यील्ड की हमने बात करी तो MP पे कैलकुलेट होता है। अब YTM भी MP पे कैलकुलेट होता है, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। करंट यील्ड नेक्स्ट कैश फ्लो को कंसीडर करता है। ओके, 1 सेकेंड, करंट यील्ड जो है और YTM में क्या अंतर है?
करंट यील्ड मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। YTM भी ऐसा ही है कि करंट यील्ड तो नेक्स्ट कैश फ्लो को कंसीडर करता है, YTM तो पूरे जीवन को कंट्रोल जो है अपने साथ लेता है। तो YTM जो है और कितने भी फ्यूचर कैश फ्लो से IRR से जो आता है वो अपना YTM होता है। यील्ड टू मैच्योरिटी, वही आ जाती बात, यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है। करंट यील्ड तो हमने करंटली यील्ड कैलकुलेट कर लिया, एक स्टेप पर और डीप गए। तो करंट यील्ड का जो अपन बोल सकते हैं कि प्रो वर्जन है वो YTM है। YTM क्या है, एक तो IRR और एक होता है हमारा ये वाला फॉर्मूला पुराना IPCC का, इंटरेस्ट आ रहा है और रिडेम्पशन प्राइस है। तो रिडेम्पशन प्राइस तो RP माइनस करंट मार्केट प्राइस, RP माइनस NP, ठीक है। तो नेट प्रोसीड्स अपन बोल सकते हैं, तो RP माइनस NP डिवाइड बाय N और RP प्लस NP डिवाइड बाय 2। अब बॉन्ड यील्ड कर रहा है एक्सपेक्टेड से ज़्यादा, यील्ड कर रहा है एक्सपेक्टेड से ज़्यादा, तो रिक्वायर्ड रिटर्न है RE। तो हमारे जो एक्सपेक्टेशन है, अगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो तो ऐसे केस में अंडर प्राइस हो जाता है और हमें परचेस करना चाहिए। लोगों के हिसाब से लग रहा है उनको इतना रिटर्न देगा, मेरे को लग रहा है ज़्यादा रिटर्न देगा, परचेस करो। तो YTM ग्रेटर देन RE है, YTM भी ऐसे कैलकुलेट होता है, तो परचेस करो। P0 IV0 तो वही है कि लोगों को लग रहा है कि इतनी वैल्यू है पर इतनी वैल्यू निकल रही है, इससे सस्ते में बॉन्ड मिल रहा है, परचेस कर लो, अंडर प्राइस है, परचेस कर लो। जो हमने बात करी थी RV माइनस NP, तो इंटरेस्ट 1 माइनस T, ठीक है। RV माइनस NP मतलब वही रिडेम्पशन वैल्यू में से कैपिटल गेन माइनस करो और NP डिवाइड बाय N और RV प्लस NP डिवाइड बाय 2। कुछ क्लैरिटी जो जरूरी है, ठीक है, फ्लो में गलत मत करना। कंसीडर करना है सारे कैश फ्लो टिल YTM, ठीक है। हमको कैलकुलेट करना है सारे कैश फ्लो टिल YTM और जो है या तो आप YTM IRR से कैलकुलेट कर लो या आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो। अब करंट यील्ड में आप नेक्स्ट कैश फ्लो लेते हो और उसको मार्केट प्राइस आप देखते हो। इंट्रिंसिक वैल्यू जो अभी अपन ने बात करी थी वो A/I परपेचुइटी में, प्लेन वेनिला में आप IV0 जो है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो कर लो, ऐसा रहता है। और रही बात है तो जो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो वो ऐसा है कि फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट रेट है और इंटरेस्ट आपको मिलता जाएगा, उसको आप प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर और रिडेम्पशन वैल्यू को, अब देखो एक जैसे इंटरेस्ट रेट है तो आप एन्यूटी फैक्टर यूज़ कर लेते हो कि 5 साल का है तो 1 डिवाइड बाय 1.15 इक्वल टू करके हमारे पास जो भी फैक्टर था उसको क्यूमुलेट करके एनुअल फैक्टर है उसको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि इंटरेस्ट कॉमन है आपका। रिडेम्पशन प्राइस में आपको इंटरेस्ट फैक्टर लेना पड़ जाएगा। कूपन रेट आपका इंटरेस्ट रेट होता है। कूपन रेट अगर क्वेश्चन में पर एनम है तो यील्ड भी आपको पर एनम देखना है। इंटरेस्ट 1 माइनस T है तो T हो सकता है इनकम टैक्स, मार्जिनल इनकम टैक्स, ये सब बोल सकते हैं। ओके, तो ठीक है, कभी कभी होता है कि वो पीरियड बिगिनिंग से स्टार्ट होता है, तो एक बार वो भी आप ध्यान रख लेना कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से जब स्टार्ट होता है तो आपको कैसे क्या कैलकुलेशन करना है। और परपेचुअल अगर होता है तो कैलकुलेशन A/I से होता है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि A/I से तो प्राइस निकलती है, तो A बाय प्राइस मतलब एनुअल इनफ्लो डिवाइड बाय प्राइस, तो हमारा जो है वो यील्ड आ जाता है। ये इन्फाइनाइट ईयर है, ये इन्फाइनाइट ईयर नहीं है, तो यील्ड इधर जो है ये YTM की बात करें तो A/P हो जाएगा या IRR से हो जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू तो A/I से होगा आपका, तो A/P0 ओके, ये A/I से आपका इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा और A/P0 से आप यील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। परपेचुअल नहीं हो तो यही है फॉर्मूला, एक ये भी फॉर्मूला है, इंटरेस्ट 1 माइनस T RV माइनस NP डिवाइड बाय N, RV प्लस NP डिवाइड बाय 2, और RV में कैपिटल गेन टैक्स कभी लग रहा हो रिडेम्पशन वैल्यू में तो आप वो भी एक बार देख लेना। तो 1 माइनस कैपिटल गेन का टैक्स जो भी है। अब IV0 जो ये है, अगर इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट को प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से, रिडेम्पशन को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से आपने करा, वही आती बात। IV0 A/I से होता है, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो से होता है। YTM जो है IRR वाला रेट भी हो सकता है और फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। अब क्या है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस क्या है कि मार्केट में इंटरेस्ट चेंज होने से स्टॉक में कितना चेंज हुआ है, ये रिस्क एनालिसिस हुआ। मार्केट में इंटरेस्ट चेंज होने से स्टॉक में कितना चेंज हुआ, ये हमारा रिस्क एनालिसिस हुआ। तो अब इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइस का, तो इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइस का इन्वर्स रिलेशन है। इंटरेस्ट और बॉन्ड प्राइस का इंटरेस्ट इन्वर्स रिलेशन इन द सेंस कि इंटरेस्ट कम रहेगा तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी।
बॉन्ड ते इंटरेस्ट कम है, बॉन्ड की इंटरेस्ट और बॉन्ड प्राइस का इंटरेस्ट कम है तो बॉन्ड प्राइस ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा है तो बॉन्ड की प्राइस कम है। ओके, वो ऐसा है कि आप वो फ्यूचर कैश फ्लो से आप वैल्यूएशन करते हो ना, तो बॉन्ड वैल्यूएशन मतलब वही बॉन्ड वैल्यू, तो इंटरेस्ट कम है तो बॉन्ड वैल्यू ज़्यादा है, और इंटरेस्ट ज़्यादा है तो बॉन्ड वैल्यू कम है। ये हो गया हमारा। और कुछ चीज़ें है याद रखना, कूपन रेट है, ये रेट है P0 IV0 दोनों सेम रहेगा। कूपन रेट 8 है, रेट 8-10 है, IV0 कम हो जाएगा अपना, क्योंकि P0 तो सब में सेम रहेगा, IV0 तेरा कम हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो IV0 तेरा कम रहेगा तो तू ध्यान रखना उसका, ठीक है। कूपन और रेट तो IV0 तो बढ़ जाएगा, तो क्योंकि रेट कम है, डिस्काउंटिंग कम से हो रही है, तो IV0 आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सही है कि 2% अगर बढ़ा है, समरी यही है कि वो 2% बढ़ा तो जो प्राइस है वो 7.582 से कम हो गई, वो 2% कम हुआ इंटरेस्ट रेट, तो प्राइस 8.424 से बढ़ गई, वो बेस इफेक्ट है। प्राइस वॉलेटिलिटी में क्या बोला है, प्राइस वॉलेटिलिटी अफेक्ट बाय इंटरेस्ट, क्या बोला है, इफेक्टिव ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन अपन से पूछते हैं, तो WX/W, अभी W क्या है, ये सब चीज़ें क्या है कि डिस्काउंटिंग कैश फ्लो एट द रेट YTM, हम डिस्काउंटिंग कैश फ्लो निकालते हैं YTM के हिसाब से, हम जो है कैश फ्लोज का डिस्काउंट किया YTM के हिसाब से, तो डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज एट YTM और प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर, जैसे हमने कैलकुलेशन किया डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज जो है, अगर हम देखें मॉडिफाइड ड्यूरेशन, अगर हम वापस वो क्वेश्चन को देखें, अब जैसे कि हम ये क्वेश्चन देखें, मैकॉलेज ड्यूरेशन बहुत ही ईजी है, देखो ये तो 17% है यील्ड टू मैच्योरिटी, ड्यूरेशन में आपको क्या करना पड़ रहा है, कैश फ्लो से बाकायदा आपने कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकाला 17% के हिसाब से, आपने डिस्काउंटिंग करी कैश फ्लो बाई टीएम के हिसाब से, अब प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर, अब पॉइंट ये है कि प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर, तो या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, सी तब इधर जो कैलकुलेशन है, इधर ऐसा क्या है कि इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली, जो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो है इन्होंने YTM के हिसाब से कर लिया, ये डिस्काउंटिंग कैश फ्लो तो इन्होंने करा, तो ये अपने आई प्रेजेंट वैल्यू, अब इसको उन्होंने एक्स से मल्टीप्लाई किया, मतलब ईयर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू कर ली, मतलब समझ रहे हो कि डिवाइड बाय हमने जो है प्रेजेंट वैल्यू था ये एक्स था, प्रेजेंट वैल्यू एक्स, ठीक है, तो ये हुआ डब्ल्यू हुआ, ये एक्स हुआ, ये मल्टीप्लाई करके इसका टोटल निकाला और डिवाइड बाय 964.4 कर दिया, तो इससे भी अपना कैलकुलेशन हो रहा है। अब बॉन्ड ड्यूरेशन 5 साल है, ठीक है, तो बॉन्ड ड्यूरेशन 5 साल है, ऐसे में ड्यूरेशन मिल जाता है, तो एवरेज ड्यूरेशन है मतलब कि ये इन्वेस्टर इतने साल में जो है अपना ले लेगा, पैसा मिल जाएगा उसको, ये था। तो मैकॉलेज ड्यूरेशन मॉडिफाइड ड्यूरेशन में एक तो फॉर्मूला है और एक शॉर्टकट है, पर शॉर्टकट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जो है प्राइस वॉलेटिलिटी, कुछ चीज़ें समझने की थी कि बॉन्ड में है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो होता है, YTM में बाकायदा फॉर्मूला लगता है, ड्यूरेशन में मैकॉलेज ड्यूरेशन है, जीरो कूपन बॉन्ड में तो वही क्या है, फ्यूचर वैल्यू 1+R डिवाइड बाय एन, फेस वैल्यू अपन बोल रहे हैं क्योंकि जीरो कूपन है, तो 1+R डिवाइड बाय का होल का पावर n, और जो है इसका ड्यूरेशन, अब मैकॉले ड्यूरेशन तो अपन ने देख लिया WX/W, ऐसा देख लेते हैं, और ये है ड्यूरेशन D/1+R, D/1+R, ये मैच्योरिटी पीरियड है, मतलब कि D/1+R मतलब कि जो ड्यूरेशन है डिवाइड बाय 1+R, परपेचुअल है A/I, ड्यूरेशन 1+YTM डिवाइड बाय YTM, तो जीरो कूपन बॉन्ड, देखो जिस पे एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि 31 मार्च 13 फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जीरो कूपन बॉन्ड फेस वैल्यू 10,000 है, मैच्योरिटी डेट 31 मार्च 23 से 31 मार्च 13, 10 साल का दिख रहेगा, 10 साल का यील्ड है, इफ 10 ईयर्स यील्ड है 7.5%, व्हाट प्राइस द जीरो कूपन बॉन्ड कुड फैच, तो फैच कितना प्राइस वो फैच कर सकता है, ठीक है। तो 10,000 इसकी फेस वैल्यू है, और फेस वैल्यू है डिवाइड बाय 1+R की पावर n,
फेस वैल्यू है 1 + R क्या है, यही अपना आया यील्ड, और n 10 ईयर्स है, ये आया कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है, एनुअलाइज यील्ड टी बिल अगर ट्रेड हो रहा है 98500 पे, ये भी डिस्काउंटिंग बॉन्ड्स है, इसमें भी यही है, डिस्काउंटिंग बॉन्ड है, तो इसमें अब कैसे कैलकुलेशन होगा, टी बिल ट्रेड हो रहा है, व्हाट विल बी द एनुअलाइज यील्ड। अब जो टी बिल ट्रेड हो रहा है जो 98500 पे हो रहा है, तो 98500 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 98500, क्योंकि प्रीमियम पे होगा। ठीक है, टी बिल की फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू प्रीमियम पे रिडीम होगा। टी जो आ रहा है हमारा 81 डेज का आएगा, उसको हमने 365 डेज का करा। वही बात आती है कि बॉन्ड्स की YTM इसका 8% है, कितना प्राइस वो फैच करेगा, तो 8% से इसको डिस्काउंट कर लो, जो कूपन रेट आ रहे हैं वो 8% से डिस्काउंट कर लो। और यही है YTM 8% है, कितना फैच करेगा 1 अप्रैल 13 को, तो देखो 1 अप्रैल 13 को कितना फैच करेगा, YTM 8% है, उधर 10% है, तो वही बात है कि वैसे ही उन्होंने जो है YTM 8% है, ये YTM 8% है, इधर डिस्काउंटिंग इसने 8% से करी, डिस्काउंटिंग 8% से करी क्योंकि कूपन रेट साल भर का है। पर जब कूपन रेट है हमारा जो है ऐसे कैलकुलेट हो रहा है कि 6 महीने में हो रहा है, तो 10% का जो है वो जो 10% है, समझो कूपन डेट है 31 मार्च 18, और हमें जो है मैच्योरिटी डेट 31 मार्च 18 है, 5 जो है साल का। अब बॉन्ड का YTM, हम तो YTM से डिस्काउंटिंग करेंगे ना, करोगे YTM से डिस्काउंट, इंटरेस्ट तो मिल जाएगा तुमको, कूपन रेट तो जो भी है, कूपन रेट है 10%, तो उसको आधे आधे साल का मिलेगा 5 रुपये, और यील्ड भी जो तुम्हारा है 4% हो जाएगा, और ये 10 साल तक चलेगा। ये हुआ, ये साल भर का था, तो 10.71 तुम्हारा था, और यील्ड भी पूरा साल भर का था। बाकी कैलकुलेशन तो देख लिया है। ठीक है, और कुछ ये याद रख लो कि फॉर्मूला IRR, ठीक है, फॉर्मूला तो IRR का होता है, फॉर्मूला या IRR वो YTM में, और अगर 1 साल, देखिए बॉन्ड पार पे इशू कर रहे हो तो YTM इज इक्वल टू CRR, बॉन्ड पार पे इशू हो रहा है तो YTM इज इक्वल टू CRR, बॉन्ड प्रीमियम पे है तो YTM जो है वो CRR से कम होगा, कूपन रेट से कम होगा, तो YTM जो है वो कूपन रेट से कम होगा। अगर जो है बॉन्ड जो है, फिर आती है बात प्रीमियम की, तो प्रीमियम की बात आती है तो YTM जो है हमारा वो कूपन रेट से हमारा होगा कम। जो प्रीमियम की बात आती है तो YTM हमारा कूपन रेट से कम होगा। तो हमारा जो प्रीमियम है, तो प्रीमियम पे तो YTM इज लेस देन कूपन रेट, डिस्काउंट है तो YTM जो है वो ग्रेटर देन कूपन रेट होगा। आती बात लास्ट कॉलेबल बॉन्ड की, तो कॉलेबल बॉन्ड में क्या है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, ये कॉलेबल बॉन्ड हमारे लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते थे, फिक्स कूपन बॉन्ड होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ लो इंटरेस्ट लेटर ऑन ये एक फिक्स कूपन बॉन्ड होते हैं। इंजॉय कॉल ऑप्शन बाय द इशूअर, जो इशू करता है वो उसके पास कॉल ऑप्शन है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, फिक्स कूपन बॉन्ड है, इंजॉय कॉल ऑप्शन बाय द इशूअर, सो व्हेन इंटरेस्ट कम होगा, जब इंटरेस्ट जैसे कम हुआ और हमने तो बॉन्ड ज़्यादा पे किया है तो इशूअर बायबैक कर लेगा एंड नया इशू कर देगा। तो पुराने इन्वेस्टर को वो तो हैप्पी है, पुराने जो इन्वेस्टर है वो हैप्पी है क्योंकि उनको तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिला, उनको तो इंटरेस्ट जब मिला ज़्यादा मिला। अब इंटरेस्ट जब कम हो जाता है तो जब कंपनी को लगता है कि इंटरेस्ट कम हो गया, मैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने कॉल कर लिया, तो पुराने इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं। नए इन्वेस्टर तो वैसे भी उनको तो पता ही नहीं, जब नए इशू करेंगे तो पता ही नहीं है ना इनको तो कि पुराने में बड़े थे अब कम इशू हो रहे हैं। तो नए इन्वेस्टर को तो ठीक है, वो 8% मार्केट के हिसाब से उनको मिल रहा है, पुराने इन्वेस्टर को जितना ज़्यादा मिल गया वो उसके लिए वो हैप्पी है, कंपनी का भी इंटरेस्ट से हो जाता है, तो ये बढ़िया है। तो कॉलेबल बॉन्ड इस तरीके से जो है बॉन्ड वैल्यूएशन, सिक्योरिटी इक्विटी वैल्यूएशन की कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी वो अपन ने देखी। थैंक यू।